स्पेस खाली। जय हिंद, मैं नीरज चौधरी फिजिक्स विभाग से। और आज का जो क्लास होने वाला है, ये क्लास सेकंड पार्ट होने वाला है वीडियो का। यानी मैं जो क्वेश्चन जो करा रहा था चैप्टर नंबर 4 का, 5, 6 और 7, जो 4 चैप्टर का मैं जो लॉन्ग करवा रहा था, इसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है। और आज मैं 3 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, और ये तीनों क्वेश्चन भाई इससे पहले मैं 3 करवा चुका हूँ, और 3 मेरा आज और हो गया। हो सकता है एक वीडियो में इस पे और लेके आऊंगा। इसके बाद हम लोग का जो होगा ये खत्म हो जाएगा, और जो भी लॉन्ग बनने वाला होगा यहीं से लॉन्ग बनेगा, बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए जितने बच्चे हो, समय कम है, ऐसा नहीं कि समय बहुत ज्यादा कम है। अगर बच्चे मेरे अगर अच्छे से तैयारी किया जाए तो समय पर्याप्त है। अगर सही से बच्चा लोग देखा जाए तो समय क्या है, पर्याप्त है। और इस समय में क्या किया जा सकता है, तो अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हो, भाई बंधु हो, सभी को क्या करना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन कर रहा है बोरे कि एलसीआर परिपथ धारा श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकाले, अनुनाद आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस बिल्कुल है। अनुनाद से तो क्वेश्चन आएगा ही, या तो 2 मार्क्स में आप पूछ सकता है कि विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो मैं ये भी पढ़ा चुका हूं कि विद्युत अनुनाद क्या होता है, या ये पूछ देगा, ये जो क्वेश्चन में जो मैं दिया हूं, या ये क्वेश्चन दे सकता है। तो करना है क्या बच्चे, इसको अच्छा से करना है, ध्यान से सुनो। ये अनुनाद क्या होता है, देखो इसमें कुछ लैंग्वेज कर देना है, कुछ भाषा कर देना है। माना कि प्रेरक L, संधारित्र C और ओमीय प्रतिरोध या और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर समूहन के दोनों सिरा को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ हो गया। मतलब ये हम लोग का हो गया, सॉरी एलसीआर है ना, तो ये हम लोग का प्रेरकत्व हो गया भाई, हम लोग का L हो गया, ये हम लोग का संधारित्र हो गया जिसकी धारिता C हो गया, और ये हम लोग का प्रतिरोध क्या हो गया, ये हम लोग का प्रतिरोध हो गया R हो गया। माना कि प्रेरक L, संधारित्र जिसकी धारिता क्या है, C है, और प्रतिरोध जिसका प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध क्या है, R, को श्रेणी क्रम में जोड़कर समूहन के दोनों सिरा को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है। और भाई मेरे इसको मैंने किससे जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती स्रोत रहा, इससे मैं इसको जोड़ दिया। तो इसमें जो धारा सप्लाई होगा वो धारा क्या होगा, I होगा। इसका विभवांतर क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका हो गया विद्युत वाहक बल हो गया। अच्छा, ये प्रेरकत्व का विभवांतर क्या होगा, इसका विभवांतर होगा एप्सिलॉन L होगा, एप्सिलॉन L होगा। संधारित्र का क्या होगा, इसका होगा एप्सिलॉन C होगा। इसका प्रतिरोध क्या क्या, इसका होगा एप्सिलॉन R होगा। ये इसका विभवांतर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो अब करते हैं क्या, दोनों मतलब तीनों के सिरा पर विभवांतर निकाल लेते हैं। ध्यान से देख भाई, जैसे बच्चा मैं बना रहा हूं ऐसे ही एग्जाम में बना के लाना है। अब क्या करना है, लिखना है कि प्रतिरोध के दोनों सिरा के बीच, या प्रतिरोध का विभवांतर प्रतिरोध का विभवांतर। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू R होगा, ओम के नियम से होगा ना। विभवांतर लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल लिखेंगे तो कोई दिक्कत। वैसे विभवांतर के लिए हम लोग भी का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एप्सिलॉन का भी हम लोग यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लिखेंगे प्रेरकत्व का, प्रेरक का विभवांतर
तो भाई प्रेरक का विभवांतर कितना होगा, तो एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू आई इंटू कितना भाई होगा, एक्स एल हो जाएगा। फिर लिखेंगे संधारित्र का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर, ये संधारित्र का विभवांतर हो गया। तो एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू कितना हो जाएगा, एक्स सी। भाई मेरे एक्स एल इज इक्वल टू होगा ओमेगा एल होगा, और एक्स सी इज इक्वल टू होगा 1/ओमेगा सी होगा। ऐसा कुछ होता है। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट किया जाए, यहां तक बच्चा मेरा स्क्रीनशॉट किया जाए। अच्छा अब इसको मिटाता हूं। अब क्या होता है, फेजर डायग्राम होता है, एक होता है फेजर आरेख होता है, फेजर आरेख होता है। अब ये फेजर आरेख क्या होता है, फेजर आरेख में क्या होता है भाई, तो ध्यान दिया जाए, या इधर लिख देता हूं फेजर आरेख, फेजर आरेख बना देता हूं, आरेख हो गया। देखो अगर सब बच्चा पढ़ा होगा तो ये हम लोग का ऊपर में कौन होता है, ये एप्सिलॉन एल होता है ना, प्रेरक का विभवांतर होता है। नीचे में अच्छा इधर कौन होता है भाई मेरे, ये एप्सिलॉन आर होता है, प्रतिरोध होता है। और यहां कौन होता है, तो नीचे होता है एप्सिलॉन सी होता है, ऐसा कुछ होता है। और दोनों का जो कुल होता है ये कहां ऊपर होता है, ये एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी ये ऊपर होता है। और ये एप्सिलॉन आर मतलब ये दोनों का कुल हो गया ऊपर हो गया, ऐसे ऊपर हो गया दोनों का कुल। ये अग्र होता है, ये अग्र में होता है, और ये क्या पश्चिम में होता है, ये पश्चिम में होता है, मतलब ये ऊपर होता है और इसका नीचे होता है, मतलब धरता का विभवांतर। दोनों का कुल एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी हो जाता है। अब एप्सिलॉन एल और एप्सिलॉन सी का कुल कौन हो गया, एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी हो गया, और ये एप्सिलॉन आर है। तो अब इन दोनों का जो कुल होगा भाई मेरे, ये कहां इसके बीच में होता है, ये इसके बीच में होता है, ऐसे इसके बीच में होता है। अगर हम इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, तो ये क्या, ये हम लोग का भाई होता है, ये होता है कालांतर होता है, फाई हो जाता है, ये फाई फेज एंगल हो जाता है। अगर ये एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी होगा भाई मेरे, तो ये एप्सिलॉन आर के मतलब ये क्या है, ये तो एप्सिलॉन आर हो गया, और ये एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी हो गया। तो ये हम लोग का कुल विभवांतर कौन हो जाएगा, एप्सिलॉन, मतलब दोनों का क्या होगा, कुल हो जाएगा। तो मुझे निकालना होगा कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। हम लोग भी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर यानी कि एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, अब प्लस कर सकते हैं एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये एप्सिलॉन आर इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, ये पिक पीछे भी आ सकता है। अभी पिक कहां आगे चला गया, इसको हम चाहेंगे तो पिक को हम पीछे भी ला सकते हैं, इसको हम पीछे से भी बना सकते हैं। अब देख तो भाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर कितना हो गया, तो आई इंटू आर का स्क्वायर, ऐसे प्लस में एप्सिलॉन एल कितना है, तो आई इंटू एक्स एल, अब माइनस कितना हो गया, आई इंटू एक्स सी का क्या हो गया, यहां से होल स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई कुछ कॉमन आ रहा है, अगर हम इसको तोड़ देंगे तो यहां से क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस में आई, इसमें तो आई कॉमन है, अगर आई को निकाल लेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देख दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन है, अगर यहां से हम लोग आई स्क्वायर कॉमन लगा देंगे तो ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर, इस यहां से क्या हो जाएगा पता है, ठीक है, यहां से ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आर का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा भाई मेरे एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और ये यहां से हम लोग ऐसे कॉमन कोष्ठ लगा देते हैं। अब आई स्क्वायर तो बाहर चला आया, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू यहां से हो गया आई, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो गया आई रूट अंडर, यहां से हो गया, देख आई स्क्वायर था तो बाहर आया तो एक आई निकलेगा यहां से, तो आर स्क्वायर अब प्लस में हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो गया। अगर ये आई को इधर लेकर चला है तो एप्सिलॉन बाई आई इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर हो गया आर स्क्वायर अब प्लस हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब भाई ध्यान दे, अब यहां से एक चीज ध्यान दे यहां से कि भाई मेरे ये जो एप्सिलॉन बाई जो आई है,
तो वोल्टेज बट्टा करंट क्या होता है? प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो एलसीआर में रेजिस्टेंस एलसीआर में जो रुकावट पैदा करता है उसका नाम प्रतिरोध नहीं होता, उसका नाम क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। प्रतिबाधा होता है भाई मेरे, वो हमारा क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। तो एप्सिलॉन बट्टा आई को हम लोग क्या लिखते हैं? जेड, और ये हमारा क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया प्रतिबाधा हो गया। बच्चा मेरे ये क्या हो गया? प्रतिबाधा, प्रतिबाधा हो गया, प्रतिबाधा हो गया। एप्सिलॉन बट्टा आई इक्वल टू कितना हो गया? जेड। तो यहां से जेड बराबर कितना हो गया? तो यहां से जेड इज इक्वल टू हो गया, माइक थोड़ा सा घसक रहा है, इसको थोड़ा सही से लगा देता हूं। हाँ हाँ भाई मेरे, तो जेड बराबर यहां से कितना हो गया? तो आर स्क्वायर प्लस जो था वो लिख देते यहां से, तो यहां से हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर, अब प्लस में हो गया भाई मेरे एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो गया, ये हम लोग का एलसीआर का क्या हो गया? प्रतिबाधा का फॉर्मूला हो गया। अगर हम चाहेंगे तो एक्स एल तो पता है ओमेगा एल होता है और एक्स सी 1/ओमेगा सी होता है, तो इसको हम लोग या करके ये भी लिख सकते हैं z बराबर रूट अंडर आर का स्क्वायर, आप प्लस लगा सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हैं। तो भाई यहां से भी हम लोग प्रतिबाधा को ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग का प्रतिबाधा खत्म हो गया। अब आगे क्या करना है? अब आगे इसको हमारा निकालना होगा, कालांतर निकालना होगा और फिर शक्ति गुणांक निकालना होगा, और जब ये निकल गया तब अनुनाद का कंडीशन निकलेगा, और जब अनुनाद का कंडीशन निकल गया भाई मेरे, तब क्या निकलेगा? आवृत्ति निकलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट यहां तक मारो भाई। इसमें सब कुछ देना होगा भाई, सब कुछ निकाल के देना होगा। अब क्या निकालेंगे भाई मेरे? अब निकालेंगे हम लोग कालांतर निकालेंगे, कालांतर निकालेंगे, कालांतर। और कालांतर मतलब क्या होता है? ये फाई होता है, ये कालांतर आता है, फाई आता है। मतलब भाई मेरे याद कर कि फेजर डायग्राम में ये था एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी, और ये हम लोग जो किए थे तो ये क्या था? एप्सिलॉन आर था, और ऐसे करके टोटल एप्सिलॉन था, इसको हम लोग ऐसे मिला दिए थे, तो ये भी हमारा एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी। और बच्चा मेरे ये हम लोग का क्या था? फाई था। तो हम लोग का क्या? कालांतर निकालना है, और कालांतर किस पर आता है? 10 पर आता है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? 10 फाई, 10 क्या होता है? लंब बट्टा आधार ना, लंब बट्टा आधार, तो लंब को ना सामने वाला हो गया, तो एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन सी, अब बाय कितना? एप्सिलॉन आर हो गया। यही ना होगा कालांतर के लिए। तो 10 फाइव इज इक्वल टू भाई मेरे, तो इसका क्या हो जाएगा? आई इंटू एक्स एल हो जाएगा एप्सिलॉन एल का, अब माइनस एप्सिलॉन सी का कितना होता है? तो आई इंटू एक्स सी, अब बाई कितना हो गया? आई इंटू आर, तो आई ऊपर में कॉमन आ गया, तो 10 फाइव अगर निकालोगे बच्चा मेरे यहां से, तो आई कॉमन ले लोगे, तो एक्स एल माइनस क्या हो जाएगा? एक्स एल माइनस हो जाएगा एक्स सी, अब बाई हो जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा, तो आई से आई कट गया, तो यहां से अगर 10 फाइव निकालोगे तो एक्स एल कितना? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। वैसे एगो काम करते हैं, इसको इतना ही रखते हैं, एक्स एल माइनस में एक्स सी हो गया, अब बाई कितना हो गया? आर हो गया। मतलब यहां से अगर हम लोग 5 निकाल लेंगे तो 5 हो गया 10 इनवर्स हो गया, और कितना? एक्स एल माइनस में एक्स सी, अब बाई कितना बच्चा? आर। ये भाई मेरे हम लोग का क्या निकल गया? कालांतर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 10 इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, अब बाई कितना कर देंगे? आर कर देंगे। तो ये हम लोग का कालांतर का मान आ गया, हम लोग का कालांतर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? मन है तो शक्ति गुणांक भी निकाल दो भाई, जितना अच्छा से बना कर दोगे ना उतना अच्छा नंबर आएगा, नंबर कटने का कौन से चांस होने वाला नहीं है। अब भाई मेरे मुझे क्या निकालना है? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक किस पर निकलता? ये होता है कॉस फाइव, ये कॉस फाइव हमें निकालना है। शक्ति गुणांक किस पर निकलेगा? कॉस फाइव पर। तो कॉस फाइव इज इक्वल टू कितना होगा? ये तो होगा आधार बट्टा कर्ण होगा। अब आधार कौन है भाई? आधार एप्सिलॉन आर है, तो यहां लगाओ एप्सिलॉन आर लगाते हैं भाई, और यहां कितना? एप्सिलॉन हो गया, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना? आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर हो गया। अब भाई मेरे एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन जो है वो तो कुल है, तो कुल का हम लोग कैसे लिखते हैं? आई इंटू जेड, आई इंटू, देखो आई इंटू आर रेजिस्टेंस है, तो कुल के लिए क्या होगा? आई इंटू जेड हो जाएगा। तो यहां से हम लोग काट दिए, तो यहां से हम लोग का जो कॉस फाइव जो निकला वो कितना निकल गया? आर बाय जेड निकल गया, बस ये आर बाय जेड। अगर मन होगा भाई मेरे तो इसको तोड़ दो, आना तो इसको छोड़ दो, तो आर जेड का मान कितना होता है? रूट अंडर होता है आर स्क्वायर, अब प्लस होता है एक्स एल माइनस में होता है एक्स सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। और तोड़ना तो छोड़ दो,
चलो यहां तक हो गया, इसका भाई स्क्रीनशॉट किया जाए, इसका बच्चा मेरे स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया, देखो अब क्या लिखना है, अनुनाद का कंडीशन। तो देखो अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, की स्थिति में, स्थिति में, स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, तो स्थिति में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब जेड न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम हो जाता है, हो जाता है, जाता है, तथा प्रवाहित धारा महत्तम, तथा मतलब अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है, तो जो प्रतिबाधा होता है वो प्रतिबाधा भाई मेरे क्या हो जाता है, न्यूनतम। प्रति मतलब जेड क्या, रुकावट है, अवरोध है, तो अवरोध न्यूनतम हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस मतलब जब अवरोध घटता है तो करंट क्या होगा, महत्तम। जब ये अवरोध रुकावट जब न्यूनतम होगा तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। न्यूनतम हो जाता है तब परिपथ, परिपथ में धारा, धारा महत्तम, महत्तम हो जाता है, महत्तम हो जाता है, महत्तम हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। और ये XL बराबर XC, यही हम लोग का अनुनाद का कंडीशन, यही हम लोग का अनुनाद का कंडीशन होता है, यही अनुनाद का आवश्यक शर्त होता है। यही क्या होता है, यही हम लोग का होता है अनुनाद का, अनुनाद का शर्त होता है, यही शर्त होता है। अगर ऐसा कुछ है तो यही क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं तो ये अनुनाद नहीं कहलाएगा, तब है ना। अगर ये कंडीशन हो गया तो वो क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। भाई मेरे इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये जो एक्सेल होता है, ये जो एक्सेल होता है भाई, तो ये जो एक्सेल होता है ये क्या कहलाता है, अच्छा अनुनाद आवृत्ति का व्यंजक, अनुनाद आवृत्ति का व्यंजक याद करना, व्यंजक याद करना। तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है ये ओमेगा एल होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी होता है। अगर यहां से हम ओमेगा ले आवे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 1 बाई रूट एल सी, रूट एल सी। और भाई मेरे ये जो ओमेगा होता है ना ये बराबर होता है 2 पाई एफ के बराबर होता है, ये 2 पाई एफ के बराबर होता है, 2 पाई एफ के। तो यहां लगा देते हैं 2 पाई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय रूट एल सी हो जाएगा। यहां से एफ निकालेंगे तो 1 बाय 2 पाई और रूट क्या हो जाएगा, एल सी। यही कहलाता है हम लोग का, क्या कहलाता है, अनुनाद आवृत्ति कहलाता है। भाई मेरे ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है अनुनाद आवृत्ति कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, यही अनुनाद आवृत्ति कहलाता है। ठीक है भाई मेरे, यही क्या कहलाता है, परिपथ का अनुनाद आवृत्ति कहलाता है। तो इतना कर देने के बाद हम लोग का 5 मार्क्स जो होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो इतने बच्चे हो, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो अरे देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत शक्ति एवं विद्युतीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। या ये दे सकता है कि जूल के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम को लिखें, और विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। अगर जूल का चर्चा होता है तो यही चीज लिखना है। अगर जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम बोलता है उसमें यही चीज लगाना है, दूसरा कुछ नहीं लगाना है। और या वो अगर मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें है ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में बताना है, विद्युत ऊर्जा बताना है और विद्युत शक्ति के बारे में। 3 टॉपिक यहां दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो माना कि ए बी चालक तार है, चालक तार है, तार है जिसका प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध, प्रतिरोध कैपिटल आर है। ए बी क्या है, चालक तार, इसका प्रतिरोध बच्चा मेरे क्या है, कैपिटल आर है। हो गया, कैपिटल आर है। तार के दोनों सिरा, तार के दोनों सिरा के बीच, बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर
विभवांतर भी हो तो क्यू आवेश को तार के एक सिरा से मैं समझा दूंगा, सिरा से दूसरा सिरा तक ले जाने में किया गया कार्य। भाई मेरे ध्यान से सुनो, एक चालक तार है, ये हम लोग का चालक तार है, ये चालक तार है। अब इसको मानता हूं ए हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, बी हो गया। ए भी एक चालक तार है, ए भी भाई मेरे क्या है, एक चालक तार है। अब है क्या कि इधर से हम लोग इसको बैटरी से जोड़ दिए, ऐसे इसको बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, बैटरी से उसको जोड़ दिए, तो इस तार के बीच में विभवांतर आरोपित होगा। इस साइड से करंट पास करेगा। तो विभवांतर क्या करता है कि आवेश को तार के एक सिरा से दूसरा सिरा तक ले जाता है। मैं लिखा कि माना कि ए बी क्या है, चालक तार है, ए बी क्या है, चालक तार है, जिसका प्रतिरोध क्या आर, तो इसका भाई मेरे प्रतिरोध कितना दे दिया, आर दे दिया। तार के दोनों सिरा के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना है, भी हो, तो क्यू आवेश को, भाई करंट क्या, करंट में कौन है, आवेश ही है ना, आवेश का प्रवाह तो विद्युत धारा कहलाता है। तो क्यू आवेश को तार के एक सिरा से दूसरा सिरा तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना होगा, पहले किया गया कार्य। तो भाई W इज इक्वल टू कितना होता है, V इंटू क्यू होता है, W इक्वल V इंटू क्यू होता है। अब यार एक बात बता, V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, Q बराबर कितना होता है, I इंटू T होता है। दोनों को इसमें डाल दे, तो अगर डाल देंगे भाई तो यहां पे हो जाएगा I इंटू R इंटू हो जाएगा I इंटू T, तो I दो को हो गया। तो यहां से जो हम लोग का होगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R T हो गया, I स्क्वायर इंटू R T। जूल के नियम से भी यही आता है, याद रखें, जूल का जब नियम बोलेगा तो जूल के नियमानुसार किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, कौमा प्रतिरोध के समानुपाती उत्पन्न ऊष्मा और समय के समानुपाती होता है। और जब तीनों समीकरण को हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग को मिलता है H बराबर I स्क्वायर इंटू R T होता है। अब किया गया जो कार्य होता है ना, किया गया कार्य हो गया विद्युत ऊष्मा के रूप में, किया गया कार्य विद्युत ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, बदल जाता है, यही ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। मतलब भाई मेरे, अब ऊष्मा का सिंबल क्या होता है, H होता है, तो ये जो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। मतलब H बराबर कितना हो गया, I स्क्वायर I इंटू क्या होगा, R इंटू T हो गया। ये हम लोग का ऊष्मा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां तक बच्चे मेरे स्क्रीनशॉट कर लो। हम लोग का भाई मेरे यहां से लेकर आधा क्वेश्चन हमने बना दिया, यहां तक आधा क्वेश्चन बन गया। अब क्या बच गया, विद्युत शक्ति बच गया, अब विद्युत ऊर्जा बच गया। इतना भाई स्क्रीनशॉट कर लो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे आता हूं, अगला क्या हुआ रे, ये हो गया विद्युत शक्ति। अब ये क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, विद्युत शक्ति था ना, विद्युत शक्ति ये क्या होता है भाई, तो देखो ऊर्जा में खपत का जो दर होता है वो विद्युत शक्ति कहलाता है, या कार्य करने का दर दर बोला या क्षमता करो, कार्य करने का दर विद्युत शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। देख भाई, कार्य करने का जो दर होता है वो विद्युत शक्ति कहलाता है। इसे हम लोग जो है ना, इसे P से सूचित किया जाता है,
किया जाता है। भाई मेरी विद्युत शक्ति को कौन से सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति का सिंबल क्या होता है? पी होता है। तो भाई विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है, शक्ति का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? विद्युत कार्य, विद्युत कार्य। अब बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है समय होता है। तो P बराबर भाई मेरे कितना? W बाय T होता है। ये हम लोग का मेन फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला। अगर हम चाहेंगे और फॉर्मूला देना तो या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू एक तो W बाई टी होता है बराबर, और फॉर्मूला बना सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है बाई टी, एगो हो सकता है। अब V देख Q बाई टी आई होता है, तो V इंटू कितना हो गया? I हो गया। और अगर चाहेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर भी होता है। अगर आई आर डाल देंगे तो आई स्क्वायर इंटू क्या हो गया? आर हो गया। एक और होता है V इज इक्वल टू कितना? आई आर, तो आई आर क्यू अब बाई कितना हो गया? टी। ये सारा का सारा किसका? विद्युत शक्ति का भाई मेरे क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। चलो यहां तक हम लोग का खत्म हो गया। और इसका अगर मात्रक लिखना होगा, वैसे मात्रक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मात्रक लिखना है तो नीचे में क्या लगा देंगे? तो विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट, वाट होता है। ये भाई मेरे इसका शक्ति का मात्रक होता है। और अगर बीमा देना है तो एम एल के पावर 2 और टी के पावर -3 होता है। ये कौन सा राशि भाई? अदिश राशि होता है। यहां तक भाई स्क्रीनशॉट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन आता है? विद्युत ऊर्जा। अब ये विद्युत ऊर्जा क्या होता है पहले इसको देखते हैं भाई। विद्युत ऊर्जा अगला टॉपिक भाई मेरे है विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा है ना। देखो विभवांतर के अधीन, विभवांतर के अधीन, के अधीन, अधीन, विभवांतर के अधीन आवेश को तार के एक सिरा से दूसरा सिरा तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है वही काम विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विभवांतर के अधीन हो गया आवेश को, आवेश को चालक तार, तार के, चालक तार के एक सिरा, एक सिरा से दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, सिरा तक ले जाने, जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है, कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ये विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब इसे कहां भाई? तो इसे ई से, ई से सूचित, सूचित किया, किया जाता है। मतलब भाई मेरे ऊर्जा का फॉर्मूला कितना? V इंटू क्यू होता है। ये याद रखना, ऊर्जा का फॉर्मूला कितना? V इंटू क्यू होता है। या जो कार्य करना पड़ता है वही ऊर्जा कहलाता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। E इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है और W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है। तो E बराबर कितना? V इंटू क्यू। ये हम लोग का इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक, SI मात्रक J जूल होता है। अब भाई इसका अगर लेना है, बीमा लेना है, तो इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कितना? ML2 T-2 होता है, होता है। और भाई मेरे यह क्या है? यह अदिश राशि है, अदिश राशि, राशि है। ये रहा।
अगर इतना भाई हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग का 5 मार्क्स क्लियर हो गया। मैंने भाई जो ये क्वेश्चन में 3 पार्ट है और मैंने तीनों पार्ट करा दिया। बच्चा मेरे इसका स्क्रीनशॉट करो। देख बच्चा मेरे, हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान तथा वर्ग मध्य मूल मान को परिभाषित करें, इनके बीच संबंध स्थापित करें तथा वर्ग मध्य का व्यंजक प्राप्त करें। या अगर ये क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें, अगर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान का व्यंजक पूछता है फिर वो यही क्वेश्चन देना है। अगर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान और महत्तम मान के बीच संबंध पूछता है फिर भी यही देना है। मतलब अगर वर्ग मध्य मूल मान का अगर चर्चा करता है कोनो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, मतलब हम लोग को क्या देना है भाई, यही क्वेश्चन देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को घुमा घुमा के क्या करता है एग्जामिनर जो होगा वो पूछ सकता है, तो भाई घुमा के पूछे या कैसे पूछे, अपना से घबराने की जरूरत नहीं है ना। और इस क्वेश्चन को जो है ऐसे ही बनाना जैसे भाई बच्चा लोग सब लोग बनाते हो। देखो पहले इसको पहले हम बना देते हैं, पहले इसको करते हैं। ध्यान से देखो, प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान होता है तो पूरे एक चक्कर में 2 बार में पूरे एक चक्कर में पहले धनात्मक में प्रत्यावर्ती धारा, पहले धनात्मक में, बाद में पहले धनात्मक में पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का, और पूरे एक चक्कर में रुक जाओ, पहले एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का, पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का 2 बार मान महत्तम, 2 बार मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। पूरे एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का बच्चा 2 बार मान क्या होता है, अधिकतम होता है। इसी अधिकतम मान अधिकतम होता है पहला धनात्मक में तथा दूसरा ऋणात्मक में। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा का क्या बोला जाता है, महत्तम मान कहा जाता है। बच्चा ध्यान से सुनो, ये हम लोग का ऐसा है, ये ग्राफ है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये सबसे बेसी, ये जो होता है, ये हम लोग का जो देख रहे हो, इसी को लोग बोलते हैं आई नॉट। इसमें करंट क्या है, करंट सबसे बेसी है। ये करंट का ग्राफ, ये ग्राफ जो है ना, ये आई बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये करंट का महत्तम मान है। पहले देखना, पहले आधा चक्कर में क्या महत्तम दिया आई नॉट, और दूसरा महत्तम का है यहाँ नीचे है, ये कहलाता है, ये भी महत्तम हम लोग का, ये कहलाता है माइनस आई नॉट। तो एक प्लस में, दूसरा क्या है माइनस में, तो ऊपर ही महत्तम नीचे भी महत्तम हो गया। ये महत्तम मतलब एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में होता है। तो पूरे एक चक्कर में करंट का महत्तम मान कितना बार आता है, 2 बार आता है। एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में आता है। इसी अधिकतम मान को लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान बोलते हैं। और ये कितना चक्कर बच्चा मेरे, एक चक्कर। तो ये समय हो जाएगा यहाँ 0 और यहाँ समय हो जाएगा t। ये एक चक्कर बन गया, 0 से कितना हो गया, t हो गया। यहां तक खत्म। अब आगे बोल रहा है वर्ग मध्य मूल मान को परिभाषित करें। अब ये होता क्या है, अब देख लिखता हूं वर्ग मध्य मूल मान, लिखता हूं वर्ग मध्य मूल है ना मान।
ये वर्ग मध्य मूलमान। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। पूरे एक चक्कर में, एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती नहीं कथी हुए, पूरे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत, औसत का, पूरे एक चक्कर, प्रत्यावर्ती धारा, रुक जा थोड़ा सा यहां से गलत हो गया, लिखना चाहिए था मुझे प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, धारा का वर्ग का औसत, अब होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत, औसत पूरे, पूरे एक चक्कर, चक्कर में का वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल, देख भाई वर्ग मध्य मूल मान, मान कहा जाता है। ये हम लोग का हो गया, ठीक है। पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में मतलब बोला प्रत्यावर्ती धारा का पूरे एक चक्कर में औसत का वर्गमूल को, वर्गमूल है ना, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत पूरे एक चक्कर में का वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। भाई मेरे परिभाषा दे दिया, अब इसका क्या है, इसका बोला बीच संबंध तथा इसका मान भी पूछा, व्यंजक पूछ रहा है। अब अच्छा एक लिख देता हूं, इसे, इसे IRMS से सूचित किया जाता है, सूचित किया, किया जाता है, RMS से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चा मेरे, स्क्रीनशॉट करो इसका। अब देखो इसका मान निकालते हैं। IRMS बराबर क्या बोल रहा है, धारा का वर्ग, धारा का वर्ग का औसत, का औसत कितना चक्कर में, पूरे एक चक्कर में, एक चक्कर, पूरे एक चक्कर में का बोल रहा है बच्चा मेरे वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए रूट लगा दिए, अब रूट इधर आ गया तो कथी हो जाएगा, स्क्वायर पड़ जाएगा। तो यहां क्या लिख देंगे, IRMS का स्क्वायर बराबर I स्क्वायर का औसत, औसत कितना में, पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में, यही ना होगा, यही होगा। अब ये औसत कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से सुनो, औसत कैसे निकलेगा, 0 से t किसका, I स्क्वायर का, तो I स्क्वायर इंटू dt, अब बट्टा 0 से t dt। देख इस तरीका से औसत निकलेगा। औसत निकालने का, प्रत्यावर्ती धारा में औसत निकालने का तरीका I स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन 0 से t I स्क्वायर dt लगा देना। अब इंटीग्रेशन 0 से t सीधा dt लगा देना। ये तरीका है औसत निकालने का, ये तरीका है। अब भाई मेरे इसको देख तो, I क्या, I नॉट साइन ओमेगा t होता है, तो 0 से t हो गया और I का वैल्यू कितना, I नॉट साइन ओमेगा t का स्क्वायर इंटू होगा dt। अब भाई इसका वैल्यू कितना, dt का वैल्यू कितना होगा, सीधा t हो जाएगा। देख ध्यान से सुन भाई, इंटीग्रेशन देखो 0 से t इंटू dt होगा ना, तो dt का समाकलन कितना, t होता है, तो यहाँ t लगा लो। अब भाई मेरे ये बॉक्स लगा, 0 से t है तो यहाँ पर 0 लगा दे, यहाँ t लगाओ। अब इसको हल कैसे करोगे, तो इसको लिखोगे कैपिटल T माइनस कितना 0, t का अंतिम वैल्यू t है, t का पहला वैल्यू 0, तो इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये कितना हो गया, ये सीधा हो गया t हो गया। तो हम इसको सीधा लिख दें, ऐसे t लिख देता हूं, सीधा t लिख देता हूं, ठीक है। इसको भाई उसको लिख ले मने तो बच्चा मेरे वो लिख लो अगर मन है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है आगे आता हूं। अब देखो ध्यान से देखना, अब बाहर कौन आएगा इंटीग्रेशन से,
ये आई नॉट का स्क्वायर था, आई नॉट स्क्वायर टी बाहर ले आओ, तो आई नॉट का स्क्वायर अब बाई टी आ गया बाहर में, तो अंदर क्या बच गया, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू भाई कितना हो गया डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे होता है, सब बच्चा को पता होगा, एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है, ये क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, अब बाई होता है 2 होता है, ऐसे होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टा 2 आ जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको लगा दो भाई, तो इंटीग्रेशन सॉरी आई नॉट का स्क्वायर अब बाई टी ऐसे हो गया। अब 0 से टी हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ऐसे, और बाई 2 इंटू कितना हो गया dt हो गया, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो आई नॉट का स्क्वायर अब बाई कितना हो गया 2t हो गया। अब एक का इंटीग्रेशन अलग होगा, तो 0 से t, अब एक माइनस साइन ओमेगा साइन मतलब कॉस 2 ओमेगा टी, दोनों का अलग अलग कर देते हैं, तो एक इंटू कितना dt, माइनस से भाई माइनस लगा, इंटीग्रेशन 0 से t कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कितना हो गया dt। भाई ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ता हूं, अब आगे आ जा, इसका वैल्यू देख क्या होगा, सो इसका वैल्यू बच्चा मेरे हो जाएगा कि आई नॉट का स्क्वायर बाय कितना 2t, एक देखना एक इंटू डी टी है, इसका वैल्यू सीधा कितना t, तो इसका वैल्यू सीधा कर लेते कितना भाई t कर देते हैं, तो इसका वैल्यू था ना सीधा एक खत्म, तो dt, तो इससे पहले कर चुके हैं इंटीग्रेशन 0 से t, dt का वैल्यू t होता है, इसका मैं सीधा t कर देता हूं माइनस में cos 2 ओमेगा टी, तो cos का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो cos का इंटीग्रेशन तो साइन होता है, कौन cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी, और जो t का गुणज होता है वो कहां आता है बट्टा में आता है, तो बट्टा कितना 2 ओमेगा। अब भाई मेरे ये कहां से कहां चला गया, ये चला गया 0 से t आ गया, ऐसे हम लोग इसको बॉक्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आगे आता हूं, अब 2 ओमेगा बाहर निकालो भाई, तो आई नॉट का स्क्वायर अब बट्टा कितना 2t, और यहाँ t माइनस 1/2 ओमेगा, अब यहां लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट रखो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, सही से लिखते हैं ना, तो इसको हटा देता हूं, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा गुना में कितना 0, गुना में 0 ब्रैकेट लगाओ एंड ये बॉक्स लगा दो, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना 2 पाई बाई टी होता है, सब बच्चा पढ़ चुका है, ओमेगा का ये वैल्यू होता है, तो यहां से क्या लिख दोगे आई नॉट का स्क्वायर अब बट्टा में कितना 2t और t माइनस 1/2 ओमेगा, और यहां कितना साइन 2 गुना 2 पाई बाई टी गुना में t, भाई माइनस साइन 0 से गुना कर 0 कर देगा, तो यहां कितना साइन 0 का वैल्यू कितना, यहां हो जाएगा साइन 0। अब ये हम लोग का ऐसे बंद हो गया, यहां तक ठीक है। आगे आते इसको हटाते हैं, देखा चलो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है भाई, कैलकुलेशन है, अगर ये सब नहीं आता तो बेकार है पढ़ना, बेकार है पढ़ना ना। अब आगे देखो, यहां से देखो t से t चला गया, तो क्या बच गया आई नॉट का स्क्वायर बाय आ गया बच्चा मेरे 2t, अंदर आ गया t माइनस 1/2 ओमेगा, देख भाई साइन 4 पाई साइन ऑल पाई 0, तो 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब ये इंटू किया तो बातें खत्म हो जाएगा, मतलब आई आर एम एस का जो स्क्वायर होगा ये आ गया आई नॉट का स्क्वायर बाय 2t इंटू कितना t, तो t से t तो कैंसिल आउट, बच कितना गया, बच गया आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आई नॉट बाय 2 हो गया, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर होने गया तो रूट पकड़ लेगा, तो आई आर एम एस बराबर हो गया रूट एंटर आई नॉट का स्क्वायर बाय कितना 2, यानी आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाय रूट 2। टॉपिक में क्या था बोला
व्यंजक प्राप्त करना है, व्यंजक भी आ गया। आइए क्या बोला, संबंध निकालना किसके बीच भाई, तो महत्तम मान कहां गया, कथी वाला महत्तम मान और वर्ग मध्य मूल मान के बीच संबंध भी तो था ना। तो ये क्या है, महत्तम मान, और आईआरएमएस क्या है, वर्ग मध्य मूल मान। आई नॉट क्या है, महत्तम मान। आई नॉट क्या बच्चा मेरे, जहां आई नॉट ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान, महत्तम मान हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट भाई। और आज का जो क्लास था हम लोग का यहीं तक, 3 क्वेश्चन में आज करवा दिया। हो सकता है तो एक वीडियो में और लेके आऊंगा इस चैप्टर का, और जब ये खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं भाई इसमें आऊंगा, ऑप्टिक्स में आऊंगा। ऑप्टिक्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक साथ लाऊंगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक साथ लाऊंगा। उम्मीद है कि 3-4 क्लास में वो ऑप्टिक्स खत्म कर दूंगा। और इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स मतलब 20 तारीख तक जितना भी होगा ना, जितना भी होगा ये जो लॉन्ग शॉर्ट होगा मैं वो सारा करवा दूंगा। और 20 के बाद केवल क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो जितने भी भाई बंधु हो वो फिजिक्स बिहार के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो भाई मेहनत करो, अच्छा से तैयारी करो, उम्मीद रखना और भरोसा रखना कि एग्जाम में रिजल्ट बेहतरीन आने वाला है। और जो मैं क्वेश्चन लॉन्ग करा रहा हूं भाई मेरे एग्जाम में लॉन्ग वहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए जितने भी भाई बंधु हो सब इसको अच्छा से देखना। और बहुत एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन होता है जो मैं लिख देता हूं, इसको सब बच्चा अपना कर लेगा, सब बच्चा को पता होगा। एक चौथा क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो देखा जाए तो ये प्रतिचुंबकीय चुंबकीय अनुचुंबकीय, इसको कॉमा कर दे, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखे। तो ये क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स में करवा चुका हूं, 2 मार्क्स में प्रति का, अणु का, लौह चुंबकीय। तो बच्चा करना क्या, उसी 2 मार्क्स वाला जो था ना, तो 2 मार्क्स पहले 2 मार्क्स वाला पहले इसमें लिख देना है, फिर अगला वाला में इसमें लिख देना है, और ऐसे करके 3 डाटा बना के लगा दोगे। यहां कर देना है प्रति के लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए, चुंबकीय के लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए। यहां करना है अनुचुंबकीय के लिए, चुंबकीय, अनुचुंबकीय के लिए। और यहां क्या करना है, लौह चुंबकीय के लिए, चुंबकीय के लिए, है ना, लौह चुंबकीय के लिए। ये सब बच्चा को पता है कैसे क्या करना है, तो इसको कर लेना भाई अपना। और ये बहुत आसान है, याद भी आसानी से हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलता हूं अगले क्लास में। धन्यवाद।